हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी सीकर। और स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 148, जिसके अंदर अपन एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स को हिंदी में अपन बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में आपने सर से पढ़ा कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी। एक तो आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, एक आपने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये दो चीजें आपने पढ़ी भाई। इसके बाद में अपन बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स से इसके अंदर अपन प्रकाश का व्यतिकरण डिस्कस करेंगे, विवर्तन, ध्रुवण। अब बात सुना भी, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये प्रकाश की जो तीनों प्रॉपर्टीज है, ये प्रकाश की जो तीनों गुणधर्म है, ये इसकी तरंग प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तरंग प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं, प्रकाश की तरंग, प्रकृति के द्वारा इनकी व्याख्या की जाती है भी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो रे ऑप्टिक्स है, इस रे ऑप्टिक्स को अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर अपन प्रकाश के सरलरेखीय संचरण की बात करते हैं भाई। यानी अपन ये मान करके चलते हैं कि एक दिए गए माध्यम में प्रकाश होता है वो सरलरेखीय पथ पर संचरित होता है। और इसी प्रकार से आपके पास है जो वेव ऑप्टिक्स है, जो तरंग प्रकाशिकी, इस तरंग प्रकाशिकी के अंदर अपन प्रकाश की जो तरंग प्रकृति उसकी स्टडी करने वाले हैं भाई। ठीक है ना, ये चीज होगी। तो यहाँ पे प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। तो प्रकाश की जो प्रकृति है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अपन सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ बातें अपन कर लेते हैं। लाइट क्या होता है अभी, प्रकाश क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, प्रकाश वह कारक होता है जो स्वयं तो अदृश्य होता है मगर दूसरी वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश को खुद को नहीं देखा जा सकता, बट प्रकाश दूसरी वस्तुओं को हमारे लिए विजिबल बनाता है, देखने के लायक बनाता है भी। ठीक है ना। अंधेरे में कमरे में अपन किसी भी चीज को नहीं देख सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश अनुपस्थित होता है। और जैसे ही अपन बल्ब जलाते हैं तो वैसे इस कमरे में प्रकाश हो जाता है, तो अपने को सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं भी। तो दूसरी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भी, एक नेसेसरी फैक्टर होता है। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो प्रकाश है, इसकी चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, जिसको अपन लिखते हैं C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। ये प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। और इसके बाद में प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं अपन देख सकते हैं भी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इस प्रकार की कई घटनाएं प्रकाश के द्वारा देखी जा सकती है भी। ठीक है ना। और बाकी प्रकाश होता है वो क्या करता है भी, लाइट होती है, जब किसी भी सतह पर आपतित होती है तो वहां पर एक तो प्रेशर अप्लाई करती है, दाब आरोपित करती है। ठीक है ना। और एक ही प्रकाश क्या करता है भी, जैसे किसी भी सतह पर आपतित होता है तो अपनी ऊर्जा उस सतह को स्थानांतरित कर देता है, जिससे वो सतह गर्म हो जाती है। ठीक है ना। ये कई सारी बातें आपने रे ऑप्टिक्स के अंदर भी डिस्कस की होगी। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है ना। तो वो चीजें यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं भी प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए
समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है न्यूटन का। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था कणिकावाद, ठीक है ना, या न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है ना। तो सबसे पहला था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी। अब न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो यह कहता है कि प्रकाश का जो संचरण होता है वो असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में होता है। भाई छोटे छोटे आकार की कणिकाएं होती है जिनके संचरण से प्रकाश का संचरण होता है, और अलग अलग तरंगदैर्ध्य की या अलग अलग रंगों की जो कणिकाएं होती है वो अलग अलग आकार की होती है, ठीक है ना। तो यह बताता है कि प्रकाश का संचरण असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में होता है। अलग अलग रंगों की जो कणिकाएं हैं वो अलग अलग आकार की होती है। तो प्रकाश का संचरण असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में होता है, और अलग अलग रंगों की जो कणिकाएं होती है वो अलग अलग आकार की होती है। तो वास्तव में ये क्या थी, परिकल्पना थी जिनका कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था, जिनका कोई भी अपन बोल सकते हैं इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, कोई भी मतलब पुख्ता जानकारी इसके बारे में न्यूटन को नहीं थी। यानी एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं तुक्का था भाई, ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के द्वारा से प्रकाश का सरल रेखीय संचरण प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये तो एक्सप्लेन हो गए भी, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ये तो एक्सप्लेन हो गई। बट फिर भी ध्यान से देखना, देखो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनकी व्याख्या करने में न्यूटन का जो सिद्धांत है वो क्या हुआ, अभी पूरी तरह से असफल रहा। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो पूरी तरह से फेल था। यानी इसके द्वारा केवल प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, परावर्तन और अपवर्तन, इनकी व्याख्या हो पाई। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनकी एक्सप्लेनेशन जो कणिका सिद्धांत है वो नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो इस कारण से इस सिद्धांत को अपन आगे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। बस इतना सा ध्यान रखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति को समझाने का सबसे पहला जो प्रयास था वो न्यूटन ने किया, इस कारण से इसको याद किया जाता है अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट करें। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो ध्यान से देखना, देखो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था इसके अंदर आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये प्रकाश की प्रकृति को समझाने का सबसे पहला सिद्धांत था, सबसे पहला प्रयास था। और इसके अंदर न्यूटन ने बताया कि जो भी प्रकाश होता है वो असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में संचरित होता है, और ज्यादा डिटेल से इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है अभी, इतना सा आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है। कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया, कणिका सिद्धांत। प्रकाश की प्रकृति को समझाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, न्यूटन ने, ठीक है ना। बस इसके बाद में अगला आता हाइगेन।
हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो, हाइगेन के अनुसार प्रकाश है वो क्या होता है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में होता है अभी। तो हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश का जो संचरण या प्रकाश होता है, प्रकाश की तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। यानी प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य और यांत्रिक होती है। अनुदैर्ध्य अपन जानते ही हैं, यांत्रिक का मतलब क्या होता है, इनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बाद में हाइगेन्स को पूछा गया कि बता कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसने माध्यम का एक नाम दिया जिसका नाम होता है ईथर। तो इसके अनुसार प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए ईथर माध्यम की आवश्यकता होती है, यह हाइगेन्स ने बताया। इसके बाद में किसी ने पूछा कि ईथर माध्यम कैसा होता है। ईथर तो ये होता है एक तो प्रत्यास्थ, एक अल्प घनत्व का माध्यम होता है, और एक क्या होता है अभी, ये सर्वव्यापी होता है, सभी जगह उपस्थित होता है। तो प्रत्यास्थ होता है, अल्प घनत्व का होता है, सर्वव्यापी होता है अभी। तो ध्यान से देखना। देखो, हाइगेन्स ने तरंगों के संचरण के लिए, प्रकाश की तरंगों के संचरण के लिए ईथर नाम के एक माध्यम की कल्पना की, और ये जो माध्यम होता है प्रत्यास्थ होता है, इसका घनत्व बहुत ही अल्प होता है और सभी जगह ये उपस्थित होता है, सर्वव्याप्त होता है ये, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना। देखो, जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकेलसन, और एक का नाम था मोर्ले। माइकेलसन और मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वास्तव में ईथर जैसा कोई माध्यम उपस्थित होता ही नहीं है, ठीक है ना। यानी ईथर माध्यम की उपस्थिति को उन्होंने नकार दिया। तो उन्होंने ईथर माध्यम की उपस्थिति को क्या कर दिया भाई, नकार दिया। तो ईथर माध्यम की उपस्थिति को किसने नकारा भाई, माइकेलसन मोर्ले ने। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्रेनल। फ्रेनल ने, ध्यान से देखना। देखो, प्रकाश का ध्रुवण करवाया। तब तक पोलराइजेशन क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, तब तक ध्रुवण की खोज हो चुकी थी। और ध्यान से देखना, ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेनल ने प्रकाश का ध्रुवण करवा दिया। तो प्रकाश का अगर ध्रुवण हो गया तो प्रकाश कैसा होगा भी, अनुप्रस्थ हो गया। जबकि वास्तव में हाइगेन ने कैसा बताया था, प्रकाश अनुदैर्ध्य बताया था, ठीक है ना। हाइगेन के अनुसार जो प्रकाश की तरंगें होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है। तो ये वाली बात इसकी गलत होगी। तो इसने प्रकाश का ध्रुवण करवाया। प्रकाश का ध्रुवण करवाया जो हो गया, तो इसने बताया कि जो प्रकाश है ये अनुदैर्ध्य नहीं होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है भी। ये बात होगी। तो हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है, प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश के संचरण के लिए एक ईथर नाम के माध्यम की आवश्यकता होती है। ईथर माध्यम प्रत्यास्थ होता है, अल्प घनत्व का होता है, सर्वव्यापी होता है। माइकेलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट से ईथर माध्यम की उपस्थिति को नकार दिया। फ्रेनल नाम का साइंटिस्ट था, उसने प्रकाश का ध्रुवण करवा दिया। और अपन आगे चल करके डिस्कस करेंगे कि ध्रुवण होता है वो किसका हो सकता है भी, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का। उसने तो प्रकाश को अनुदैर्ध्य बताया था, तो वास्तव में अनुदैर्ध्य हो सकती है क्या, नहीं। तो कौन सी होती है भी, अनुप्रस्थ होती है। तो यहाँ पे इसने दो बातें बताई थी। एक तो क्या होता है भी, अनुदैर्ध्य, तो इसने फ्रेनल ने बता दिया कि अनुप्रस्थ होती है। और एक इसने बताया था भी यांत्रिक,
यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। और अपन आज भी जानते हैं कि प्रकाश की संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। यानी प्रकाश की तरंगें कैसी होती है? अयांत्रिक होती है। तो ये बात अपने को किसने बताई भी? फ्रेनेल ने। इसने बताई माइकलसन मोर्ले ने। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं कि इसकी तरंगाग्र की बात करते हैं। चलो तरंगाग्र की बात अपन करेंगे बाद में, एक बार अपन 2-3 सिद्धांत और डिस्कस कर लेते हैं। अब हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है, इससे व्यतिकरण की विवर्तन की व्याख्या तो हो गई। क्या ये ध्रुवण को एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, रमन इफेक्ट को और कॉम्पटन इफेक्ट को भी ये सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके द्वारा केवल व्यतिकरण और विवर्तन इसी का एक्सप्लेनेशन हो पाया भाई। ठीक है ना? ये बात हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरा सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। बात सुनना भी, मैक्सवेल ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यानी गणितीय गणनाओं के आधार पर बताया कि जो प्रकाश की तरंगें होती है वो कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। उसने कहा कि प्रकाश तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है कैसी होती है भी? अनुप्रस्थ होती है। और क्या इन तरंगों की संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। यानी ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इनका संचरण वो निर्वात में भी संचरित हो सकती है भी। अब ध्यान से देखना, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? ऐसी तरंगें होती है जिनके अंदर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत तलों में परस्पर समान कला में कंपन करते हैं भी। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विद्युत क्षेत्र यानी ई सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश परस्पर समान कला में तथा लंबवत तलों में कंपन करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपन यहां पे डायग्राम बनाने वाले हैं देवदान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो जाएगी, ये आपके पास है जेड एक्स हो जाएगी। जो एक्स एक्स है इसके अनुदिश अपन तरंग संचरण की दिशा को लेने वाले हैं। तो ये तो आपके पास मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा, इधर की तरफ तरंग संचरित हो रही है। जो वाई एक्स है इसके अनुदिश अपन किसको लेने वाले? इलेक्ट्रिक फील्ड को लेने वाले हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। और जो जेड एक्स है इसकी तरफ अपन मैग्नेटिक फील्ड को लेने वाले हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखना ऐसे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके जो वाइब्रेशंस है उनको मैं ब्लू कलर का जो मार्कर है इससे शो करने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से तल में? एक्स वाई तल में। तो एक्स वाई तल में बना देता हूं इस प्रकार से मैं।
इसको मैंने इस प्रकार से XY तल में बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन बना रहा हूं यहां पे मैं ना। ये चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, तो एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट करना है, उसको समझना आपको अच्छे से है। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड में बनाने वाला हूं मैं, इसके पास में लिख देता हूं ई वेक्टर। ये तो आपके पास ई वेक्टर हो गया। इसके बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड में बनाने वाला हूं वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से तल में हो जाएगा? एक्स जेड तल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स वाई तल है वो तो कागज के तल में, और एक्स जेड तल है वो कागज के तल के लंबवत है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के तीर में इस प्रकार से यू बना देता हूं, देखो ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसको अपन बोल देंगे बी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन से तल में हो जाएगा? भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई तल में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन से तल में हो जाएगा? भी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो जाएगा कौन से तल में? ये हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे एक्स जेड तल। एक्स जेड तल में हो जाएगा अभी। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में हो गए, एक दूसरे के लंबवत तल में हो गए, ठीक है ना। कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो तल है मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का तल तो इस प्रकार से कागज के तल में, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका तल इस प्रकार से कागज के तल के लंबवत है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ यूं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दोनों एक दूसरे के लंबवत तल में हो गए। और एक मैंने बोला समान कला में, समान कला का मतलब ये होता है कि यहां पर अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो पर है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पर है। यहां पर अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम पर है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। यहां पर दोनों जीरो, यहां पर दोनों क्या देंगे? मैक्सिमम। यहां पर दोनों जीरो देंगे। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो पर होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के समान कला में कंपन करते हैं भी, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। ये मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो गया। अब इसके द्वारा कौन कौन से गुण समझाए जा सके? प्रकाश का व्यतिकरण, इसके बाद में विवर्तन, ध्रुवण, इसके द्वारा ये तो अपन क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, क्या इनको अपन समझा सकते हैं क्या? नो। तो इनको अपन मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से नहीं समझा सकते। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसी कारण से जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको अपन अनुप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है अभी? कि कंपन की जो दिशा है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होनी चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ई सदिश वो लंबवत है किसके? बताओ, बी सदिश के। और ध्यान से देखना, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ना, इसके ई सदिश भी लंबवत है,
और इसके बीच सदिश में लंब होते हैं। और इसी कारण से जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसको अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की। इसी कारण से इसकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ट्रांसवर्स। ठीक है ना। तो ये आपके पास मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था। करें इसको नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन ने न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ा, इसके बाद में हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ा, इसके बाद में अपन ने मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ा। 3 सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं। चौथा सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो फोर्थ ये है मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है ना। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से देखना। देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश का जो संचरण है या प्रकाश की ऊर्जा का संचरण है वो असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। इन पैकेट्स या बंडल्स को अपन क्या बोलते हैं अभी? इनको अपन बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। और प्रकाश की ऊर्जा के क्वांटा को अपन क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश का संचरण असंख्य छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है। प्रकाश की ऊर्जा का जो क्वांटा इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं भी? फोटोन बोलते हैं। या ध्यान से देखना, देखो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो ऊर्जा होती है वो सतत होती है कि असतत होती है? असतत होती है। यानी छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में अपन ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं अभी। यानी ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का संचरण सतत रूप से नहीं होकर के छोटी छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में होता है। तो अपन बात कर सकते हैं कि प्रकाश की ऊर्जा का जो प्रवाह है सतत असतत। क्या सतत होता है? क्या नहीं। क्या असतत होता है? क्या यस। असतत का मतलब क्या होता है अभी? जैसे मतलब इधर की तरफ प्रकाश की ऊर्जा जा रही है, यूं ऊर्जा जा रही है, तो इस प्रकार से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स होते हैं अभी। ठीक है ना। ये बात जैसे कि आपके पास में एक फोटोन है, ठीक है ना। ये आपके पास इस प्रकार से ऊर्जा का एक फोटोन है, प्रकाश की ऊर्जा का एक फोटोन बना दिया मैंने इस प्रकार से। ये प्रकाश की ऊर्जा का एक फोटोन हो गया। अब एक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है अभी। तो अपन लिखते हैं कि फोटोन की ऊर्जा ई समानुपाती या ऊर्जा समानुपाती क्या होती है? फोटोन की आवृत्ति ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो ई बराबर क्या होता है आपके पास? एच न्यू। एच को अपन क्या बोलते हैं अभी? प्लांक नीतांक। और एच का मान कितना होता है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो आपके पास ई बराबर क्या बन जाएगा? एच न्यू। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद में चूंकि न्यू बराबर क्या होता है आपके पास है? सी बटा लेमडा। तो न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? सी बटा लेमडा। तो ई बराबर एच सी बटे लेमडा।
एच का मान अपन जानते हैं, सी का मान अपन जानते हैं। एच का मान कितना होता है 6.625 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। और सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एच और सी इन दोनों की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ, एच सी का मान रखने पर ई का मान आ जाएगा आपके पास है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और बटे लेमडा। लेमडा का मान किस में पुट करना है, अभी एंगस्ट्रॉम में पुट करना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, अभी एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वहाँ पर भी डिस्कस किया होगा, या वहाँ पर भी आपने इसको पढ़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी। तो किसी भी एक फोटोन की एनर्जी अगर आपको निकालनी है, एक बंडल की, एक पैकेट की एनर्जी आपको निकालनी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में जैसे अपन पुट करेंगे वैसे अपने पास एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी भी, क्योंकि एंगस्ट्रॉम से यहाँ पे एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। इसके बाद यदि आपको एन फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, एन फोटोन की ऊर्जा, तो एन फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, ई बराबर ए की कितनी होती है एच न्यू, तो एन की कितनी होती है एन एच न्यू। एन एच न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सी बटा लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बात हो गई भी। अब यहां से जो प्रकाश के कौन कौन से गुणों की व्याख्या ये कर देता है, ध्यान से देखना, देखो प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वर्ण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो इनकी एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं कर सकता, जबकि ये इनकी एक्सप्लेनेशन आराम से कर देता है। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था, नाम से पता चल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, वो प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। और ध्यान से देखना, देखो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, तरंग प्रकृति के द्वारा इनको समझाया जा सकता है। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण इनकी व्याख्या तो कौन कर देता है भाई, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये प्रकाश की कणीय प्रकृति, जो पार्टिकल नेचर है, उसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा। और ध्यान से देखना, देखो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्रकाश की कणीय प्रकृति का समर्थन करता है, ठीक है ना। इस कारण से इसको एक्सप्लेन कर सकते, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब तक अपने एक बात समझ में आ गई, बात सुनना भी। देखो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था बिल्कुल एकदम फर्जी था, एक भी उसमें सही बात नहीं थी, पूरी तरह से तुक्के थे। न्यूटन ने पहली बार प्रकाश की प्रकृति को समझाने की कोशिश की, इस कारण से न्यूटन को अपन याद करते हैं। हर चैप्टर के अंदर लगभग न्यूटन का नाम आ ही जाता है, हर जगह टांग अड़ाने की उसकी आदत थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने पहली बार बताया कि प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, बट वो तरंगे कैसी होती है भाई, अनुदैर्ध्य और यांत्रिक होती है। ये दोनों ही बातें इसकी गलत हो गई भी, न तो अनुदैर्ध्य होती है नहीं यांत्रिक होती है। कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी इन बातों को गलत सिद्ध किया वो मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन सी प्रकृतियों को अपन समझा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान से देखना, देखो न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, इन दोनों के अंदर ही फॉल्ट था, इन दोनों के अंदर ही गलतियां थी। अब अपन बात करते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पूरी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यानी गणितीय गणनाओं पर आधारित था, तो बिल्कुल एकदम सही था। और इसके बाद में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। इन दोनों में कोई गलती नहीं थी, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। तो ध्यान से देखना, देखो फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। मैक्सवेल तो बोलता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, और प्लांक बोलता है कि प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार अपन प्रकाश की द्वैत प्रकृति को एक्सेप्ट करते हैं भी। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति,
ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ध्यान से देखना, देखो प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति का मतलब मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसके द्वारा ध्यान से देखना, देखो प्रकाश के कौन कौन से गुणों की व्याख्या की जा सकती है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इसी प्रकार से प्रकाश की जो कणीय प्रकृति है, इसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनकी व्याख्या की जा सकती है। तो कुछ गुण तो तरंग प्रकृति से समझाए जा सकते हैं, कुछ गुण है वो कणीय प्रकृति से समझाए जा सकते हैं। न तो सारे के सारे जो गुण है वो तरंग प्रकृति समझा सकती है और न सारे के सारे जो गुण है वो कणीय प्रकृति समझा सकती है। तो अगर आपको प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या करनी है तो आपको तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति दोनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, द्वैत प्रकृति बोलते हैं, ड्यूअल नेचर बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो अगर अपन इन दोनों को मिला देते हैं, तरंग प्रकृति प्लस कणीय प्रकृति, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो इस स्थिति में बनती है आपके पास में द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, इसका मतलब क्या होता है अभी, कणीय व तरंग दोनों प्रकृति होती है भी प्रकाश के पास में। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो आधुनिक अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हाइपोथेसिस, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया है। इसका मतलब प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या अपन इसकी तरंग प्रकृति से करते हैं, जबकि कुछ गुणों की व्याख्या अपन कणीय प्रकृति से करते हैं। प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या किसी एक प्रकृति के द्वारा नहीं की जा सकती। प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या अगर आपको करनी है तो अपन क्या करेंगे भी, दोनों प्रकृतियों को एक साथ लेकर के चलेंगे। यानी प्रकाश कुछ परिस्थितियों में तरंग की तरह बिहेव करता है और प्रकाश कुछ परिस्थितियों में कण की तरह बिहेव करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में प्रकाश की प्रकृति, इसको मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है, तो इन चीज़ों को आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रकाश की प्रकृति अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में अब तक अपन ने जो भी पढ़ा है, मैं सारी की सारी बातों को एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ। ध्यान से देखना, देखो प्रकाश क्या होता है ये आपको अच्छी से मालूम भी है और आपने रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, और वैसे आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश के बारे में। अब ध्यान से देखना, देखो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ये बड़े इंटरेस्ट का विषय था। तो सबसे पहले प्रयास किया न्यूटन ने कणिकावाद सिद्धांत दिया, और इसके अंदर क्या क्या बताया ये मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हाइगेन ने तरंग थ्योरी दी, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। उसने बताया हाइगेन ने कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में संचरित होता है, और ये तरंगें कैसी होती है, यांत्रिक व अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है ना। यानी इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कौन सा, ईथर बताया, और कौन से साइंटिस्ट ने ईथर माध्यम की उपस्थिति को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में उसने बताया कि जो प्रकाश है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है, जबकि वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचरित होता है। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत, इससे कौन कौन से गुणों की व्याख्या हुई ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बना करके बताई भी थी। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझाया, फिर उसके बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति उसको मैंने आपको बताया भी, ठीक है ना। तो आधुनिक अवधारणा के अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति को अपन स्वीकृत करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो हाइगेन्स का जो तरंगाग्र सिद्धांत है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत, सबसे पहले अपन बात करते हैं तरंगाग्र। तरंगाग्र को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वेव फ्रंट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो क्या होता है भाई तरंगाग्र क्या होता है। देखो कोई भी जो प्रकाश स्रोत होता है, कोई भी जो लाइट सोर्स होता है, वो सभी दिशा में प्रकाश की ऊर्जा को भेजता है, यानी सभी दिशा में जो प्रकाश की तरंगें उनको संचरित करता है, ठीक है ना।
तो ध्यान से देखना, देखो जैसे ये आपके पास में कोई लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स क्या करता है, इस प्रकार से इधर 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 सभी दिशा में ये क्या करता है, इस प्रकार से ऊर्जा को भेजता है। अभी इस प्रकार से ऊर्जा को भेजता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो जैसे ये वाला कण, इसको पहले ऊर्जा मिलती है तो ये पहले कंपन स्टार्ट कर देगा, ये वाला इसको बाद में ऊर्जा मिलती है तो बाद में कंपन स्टार्ट करेगा, इसको और बाद में मिलती है तो और बाद में कंपन स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इस प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित, जैसे मान के इसलिए इससे बराबर दूरी पर स्थित एक तो आपके पास है ये पॉइंट है, एक आपके पास है ये पॉइंट है, ये भी बराबर दूरी पर है, ये भी इस प्रकार से बराबर दूरी पर है और ये भी इस प्रकार से बराबर दूरी पर है। तो ध्यान से देखना, तो इस सोर्स से बराबर दूरी पर स्थित, ये मैंने इस प्रकार से पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि इनकी प्रकाश स्रोत से दूरी बराबर है, इस कारण से इन सबको एक समान समय पर ऊर्जा मिलेगी और समान समय पर ऊर्जा मिलेगी, इस कारण से ये एक समय पर यानी समान समय पर कंपन स्टार्ट करेंगे और समान समय पर कंपन स्टार्ट करेंगे तो इन सबके कंपन की कला भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जैसे आपका जो भी बैच है, जिस बैच में आप क्लास ले रहे हो, उस बैच के सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब का सिलेबस सब एक साथ चल रहा है, क्योंकि उन्होंने CLC में एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाया था, इस कारण से वो एक ही फेज के स्टूडेंट है, यानी सबकी जो फेज है वो समान है, सबकी कला भी समान है। इसी प्रकार से जो पार्टिकल पास में उनको पहले ऊर्जा मिलती है और जो दूर है उनको बाद में ऊर्जा मिलती है। इससे बराबर दूरी पर स्थित ये और भी बहुत सारे असंख्य हो सकते हैं भी, इन सारे के सारे बिंदुओं को एक समान समय पर ऊर्जा मिलती है, इस कारण से इन सबके कंपन की कला समान होती है और समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, जो लोकस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं भी, वेव फ्रंट बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो इनको मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से मिला देता हूँ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से तरंगाग्र बन जाएगा अभी। तो अपन बात कर सकते हैं, तो ध्यान से ये क्या बन जाएगा आपके पास में, तरंगाग्र। इसको अपन इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको अपन इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी, ये बात होगी भी। तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, तरंगाग्र बोल सकते हैं। ये आपके पास में तरंगाग्र हो गया। तो देखो ध्यान से होता क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित बिंदु एक समान समय पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे इनके कंपन की कला भी समान होती है, ठीक है ना। और समान कला में कंपन करने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या कहलाता है अभी, तरंगाग्र कहलाता है। आप तो ये मान लो कि कोई भी आपके पास होमोजेनस मीडियम है, समांगी माध्यम है, इस समांगी माध्यम में आपके पास कोई भी स्रोत है, इस स्रोत से बराबर दूरी पर जो भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स पर जो तरंग है वो एक साथ पहुंचती है और एक साथ इन बिंदुओं को प्रकाशित करती है, एक साथ
इन सारे के सारे बिंदुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। सारे के सारे पॉइंट्स वो एक समान समय पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे एक साथ ये कंपन स्टार्ट करते हैं और इन सबके कंपन की जो कला वो क्या होती है, समान होती है। समान कला में कंपन करने वाले बिंदु का जो बिंदु पद है वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि तरंगाग्र पर स्थित सभी कण वो समान कला में कंपन करते हैं। तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच में जो कलांतर है वो कितना होता है, 0 होता है। तो तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर बराबर कितना होता है, अभी 0 होता है। कलांतर बराबर कितना होता है, 0 होता है। अब इसके बाद अपन देख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो डायग्राम थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं। देखो वैसे समझ पाने के हिसाब से तो डायग्राम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर नहीं है थोड़ा सा। तो ये आपका तरंगाग्र हो गया। इस प्रकार से ये एक दूसरा तरंगाग्र हो गया, तीसरा तरंगाग्र हो गया। ये सोर्स यहां पर बना दो, इस सोर्स से इस प्रकार से तरंगें चला दो देवदान से। ये तरंग हो गई इधर, ये इधर तरंग हो गई, इधर तरंग हो गई, इधर तरंग हो गई। ये सारी सारी तरंगें हो गई। ये तो एस क्या हो जाएगा आपके पास है, सोर्स। ये W1 पहला तरंगाग्र है, ये W2 दूसरा तरंगाग्र है, ये W3 आपके पास है तीसरा तरंगाग्र हो गया। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर W1, W2 और W3 ये तो क्या हो जाएंगे, तरंगाग्र है। और ये क्या आपके पास है, तरंगे। यहां पर अपन देख सकते हैं कि तरंग और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस पे स्पर्श का बना दो, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होता है, अभी 90 डिग्री होता है। यानी तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तरंग और तरंगाग्र दोनों क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी अभी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो द्वितीय तरंगाग्र क्या होता है और द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती है, ध्यान से सुनना। हाइगेन ये बताता है कि कोई भी जैसे तरंगाग्र है उसका जो प्रत्येक बिंदु है एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तथा द्वितीयक तरंगिकाएं बोले तो सेकेंडरी वेवलेट्स उत्सर्जित करता है। बात सुनना भी क्या कह रहा है। जैसे मान के चलेगा ये आपके पास तरंगाग्र है, इसके सेंटर पर इस प्रकार से प्रकाश स्रोत बना दो, तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस। सभी डायरेक्शन में इस प्रकार से तरंगे जा रही है, ठीक है ना। और ये क्या बन गया अपने पास में, एक तरंगाग्र बन गया। इसको अपन बोल सकते हैं तरंगाग्र। ये आपके पास में प्रकाश का स्रोत हो गया। ये इस प्रकार से इधर की तरफ तरंगे जा रही है, इधर इधर सब दिशाओं में जा रही है। अब हाइगेन का बताना है, क्या हाइगेन बताता है आपको, एज इट इज ध्यान में रखना है भी। किसी भी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है, एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, यानी वो खुद भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। कैसे उत्सर्जित करता है, ध्यान से देखना। देखो जैसे मान के चलिए आपके पास है ये वाला पॉइंट है, इसी प्रकार से आपके पास है ये वाला पॉइंट है,
ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सारे पॉइंट मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे लोकेट करके बता रहा हूँ। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनमें से कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स बनाए मैंने तरंगाग्र पर, ये खुद क्या करते हैं, भी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, सभी दिशाओं में प्रकाश भेजते हैं, ठीक है ना। जैसे इसके लिए अपन ने तरंगाग्र बनाए, उसी प्रकार से इसके लिए अपन क्या बना देंगे भी, तरंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन तरंगिका बनाते हैं, देखो ध्यान से कैसे बनती है इसके लिए तरंगिका। देखना ध्यान से, देखो इस प्रकार से तरंगिकाएं बन जाती है। ये तरंगिकाएं बन गई भी, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जैसे मान के चलिए आपके पास में बिंदु है, ये इस प्रकार से इधर भी प्रकाश भेजता है, ये पीछे भी भेजता है, इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, इधर भी भेजता है, सब दिशाओं में प्रकाश भेजता है। तो जैसे इसके लिए तरंगाग्र बन रहा है, वैसे इसके लिए क्या बन जाएगी, द्वितीयक तरंगिका। अब ये बहुत सारी द्वितीयक तरंगिका है, इनके आगे वाले जो बिंदु है, आगे वाला जो पॉइंट है, इस पर अपन क्या करते हैं, स्पर्श रेखा बनाते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिला देता हूं। मिला देने पर इस प्रकार से फिर से एक आपके पास तरंगाग्र बन जाएगा। मिला दिया, और मिलाने से जो तरंगाग्र बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। तो यहाँ पर ये आपके पास में जो तरंगाग्र था, इसका नाम था प्राथमिक तरंगाग्र। ये सोर्स हो गया, और इसके बाद ये आपने ब्लू कलर के मार्कर से जो बनाई है, इनको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। तो ये आपके पास हो जाएगी द्वितीयक तरंगिकाएं। और द्वितीयक तरंगिकाओं के आगे जो आपने स्पर्श रेखाएं बना करके मिलाई है, इसको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। तो बात सुना भी, इस सोर्स के द्वारा जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है, इसको अपन बोलते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। और प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करता है। प्रत्येक बिंदु क्या करता है, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। और इसके बाद इन द्वितीयक तरंगिकाओं के सामने वाले यानी अग्र पृष्ठ पर आपने जो स्पर्श रेखाएं बनाई, उन स्पर्श रेखाओं के मिलाने से जो तरंगाग्र निर्मित होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले लेक्चर पर जो वेव फ्रंट है, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, वेव थ्योरी का अपना जो वेरी फर्स्ट लेक्चर है ये, और आज के लेक्चर मैंने आपको जितना भी समझाया, इसको आप बहुत अच्छे से एकदम तैयार करना, नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर पर।